Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online session of Superior College Miyawali. Today we are going to discuss the last topic of our chapter 19, dominance, hierarchy and altruism. So before starting the lecture, we have to go through from an overview. So सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हमने क्या चीज़ सीखनी है। हम पहले ये देखेंगे कि डोमिनेंट हायरार्की क्या चीज़ होती है, या पीछे जो ग्लिम्स आपको प्रीवियस लेक्चर में मिला था कि ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप के अंदर या हायरार्कीज़ के अंदर एक ख़ास ऑर्डर होता है जिसमें से हम डोमिनेंट, सब डोमिनेंट, ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट की बात कर रहे थे। उसी चीज़ को आज हम एक डिटेल के अंदर देखेंगे जिसमें हमने स्पेशली एग्जांपल लेनी है हैन की और उनको डिस्कस करना है। देन सेकंड पार्ट हमारे लेक्चर का होगा अल्ट्रुइज़म के हवाले से कि अल्ट्रुइज़म क्या होता है और अल्ट्रुइज़म इन हनी बी, यानी कि इसका क्या ख़ास मकसद है कि हम हनी बी के अंदर इन चीज़ों को कैसे देखेंगे। सो बेसिकली हमारे लेक्चर के दो ही पार्ट हैं, डोमिनेंस हायरार्की with an example of hen or altruism with an example of honeybee. So that was a brief overview of the lecture and now we are going to discuss each of the point in detail. सबसे पहले हमारे पास आता है कि डोमिनेंट हायरार्कीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, या हम कहते हैं कि डोमिनेंस जो है ये किस किस्म का ख़ास बिहेवियर होता है। सो नॉर्मली ये होता है कि हम जब एनिमल्स की बात करते हैं तो हर एक एनिमल्स के अंदर, एक ग्रुप के अंदर ना एक ख़ास रैंक इस्टेब्लिश होता है रिसोर्सेज को लेने के लिए, ठीक है। डोमिनेंट हायरार्कीज़ बेटा ये होती हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, और हमारे पास ग्रुप है 10 इंडिविजुअल्स का, यानी एक ग्रुप के अंदर 10 ऑर्गेनिज्म मौजूद है। अब उसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वो डोमिनेंट होगा, वो लीडर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सब डोमिनेंट आएगा, जो उसका असिस्टेंट होगा उसको हेल्प आउट करेगा। फिर इनके नीचे होता है ऑर्डिनेट, फिर उसके बाद होते हैं सब ऑर्डिनेट, ठीक है, और फिर इसके बाद आती हैं फीमेल्स। तो इसमें क्या है कि ये जो आपको एक रैंक नज़र आ रहा है ना, इसको हम नाम देते हैं, ये है डोमिनेंट हायरार्की। हायरार्की क्या होती है, एक ख़ास सीक्वेंस होता है, ठीक है, एक ख़ास सीक्वेंस ऑर्गेनिज़म का जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसी तरह डोमिनेंट से ज़ाहिर है कि हम डोमिनेंट को टॉप पे रखेंगे, ठीक है। सो डोमिनेंट हायरार्की बेसिकली ये होता है कि एक सोशल ग्रुप के अंदर जब आपके पास नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, जितने भी हैं, उनके अंदर एक ख़ास रैंक इस्टेब्लिश होता है रिसोर्सेज की एक्सेस के लिए, रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए। जो डोमिनेंट इंडिविजुअल होगा वो लीडर होगा, उसके पास फ़र्स्ट एक्सेस है कि वो हर चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकता है सबसे पहले, चाहे वो फूड हो, चाहे वो ब्रीडिंग है, चाहे वो मेटिंग है, चाहे वो स्पेस लेनी है, या मतलब अपने लिए एक शेल्टर सर्च करना है। सबसे पहला हक उसी का होता है, वो जिस चीज़ को यूटिलाइज़ कर लेगा, रिमेनिंग जो बचेगा फिर वो सब डोमिनेंट का, फिर ऑर्डिनेट का, फिर सब ऑर्डिनेट का, फिर जो चीज़ें होती हैं वो फीमेल और जो उनके यंग वंस होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो हम कुछ कहते हैं कि कुछ एनिमल्स के अंदर जो डोमिनेंस होती है वो तो सिंपली ये ख़ास फंक्शन है एग्रेसिवनेस का, यानी दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, दो तरह के ग्रुप हैं। एक में हमने कहा कि रिसोर्सेज के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, हर एक चीज़ को लेकर, और उसको हम डोमिनेंस हायरार्की कह रहे हैं। और एक में हम कह रहे हैं कि डोमिनेंस का सिर्फ इतना मकसद है कि सेक्स हार्मोन या एग्रेसिवनेस के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी मदद से उस डोमिनेंट मेल ने अपनी टेरिटरी को डिफेंड करना है और एग्रेसिवनेस शो करनी है, बस। यानी दो तरह के आपको कॉन्सेप्ट बताए गए, एक वो जिसके अंदर हर चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है मेल के लिए, लेकिन दूसरा वो जिसके अंदर मेल ने सिर्फ और सिर्फ जो है ना टेरिटरी को डिफेंड करना है, एग्रेसिवनेस यानी गुस्सा शो करना है, और या फिर सेक्स फिरोमोन्स की मदद से मेटिंग करनी है। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें सबको इक्वली डिवाइडेड होंगी। तो ये दो तरह की जो हैं वो डोमिनेंट हायरार्कीज़ आती हैं, जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं पीकिंग या पैकिंग ऑर्डर ऑफ हैन की। अब पैकिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो मुर्गियाँ वगैरह पालते हैं, ये जो डेयरी फार्म्स भी होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि ख़ास ऑर्डर होता है। आप देखते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे मेल जो होते हैं, यानी कि हैन के अंदर जो मतलब कुक्स वगैरह होती हैं या जिनको हम मुर्गा कह रहे होते हैं, तो जितने भी मुर्गे होते हैं ना, उनका ये है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो ब्राइटली कलर्ड हो, जिसका कद सबसे बड़ा हो, जो ब्राइटली कलर्ड हो, देखने में बड़ा अच्छा हो और स्ट्रॉन्ग हो, जो लड़ सकता हो, ठीक है, वो उनका मतलब आप कहते हैं कि डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है। फिर उससे बाकी सबमिसिव होते हैं, यानी पहली दफ़ा जब भी कहीं पर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हमेशा लड़ते हैं वो, ठीक है। लड़ने के बाद जो है ना हर एक एक ख़ास सीक्वेंस में आ जाता है कि अच्छा जी ये डोमिनेंट है, ये स्ट्रॉन्ग है, फिर एक सबऑर्डिनेट, डोमिनेट, इस तरह से सारे जो है ना वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसको हम नाम देते हैं कि ये एक ख़ास ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर को नाम दिया जाता है पैकिंग ऑर्डर, ठीक है। पैकिंग ऑर्डर में यही होता है कि एक जो हैन की हम बात कर रहे हैं ना, जो चिकन की बात कर रहे हैं, कि इनके अंदर हम बात करते हैं कि मेल आपस में फ़ाइट करते हैं, जो जीत जाएगा वो डोमिनेंट होगा, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, उसको रिसोर्सेज मिलेंगे, उसको हर चीज़ सबसे पहले मिलेगी, ठीक।
जो हार जाएंगे वो फिर उसके इलाके में उसके साथ सिर्फ उसको हेल्प आउट करेंगे, उससे डर के रहेंगे, उससे झिझक के रहेंगे। अगर फूड आएगा तो सबसे पहले वही डोमिनेंट वाला उसको यूटिलाइज़ करेगा, जो बच जाएगा वो बाकी मेल और ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर कोई रिसोर्सेज हैं, लाइक अगर पानी भी है, ठीक है, सिंपल से एग्जांपल है कि अगर पानी भी है तो सबसे पहले वो पिएगा और बाकी बाद में पिएंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल होती है, इसको हम पीकिंग ऑर्डर का भी नाम देते हैं। यानी कि ये अब जैसे आप देख रहे हैं उससे छोटी है, कमज़ोर है, लेकिन ये डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसको पीछे से क्या कर रही है, उसको पिंच कर रही है, उसको डराने की खातिर, ठीक है, इरिटेट कर रही है। तो इस पिंचिंग को, इस इरिटेशन करने को भी हम नाम देते हैं कि ये इसको पिक कर रही है, यानी ये इसको क्या कर रही है कि इरिटेट कर रही है कि मैं स्ट्रांग हूँ तो मेरी जो है तो मतलब एक चीज़ चलेगी, और तुम वीक हो तो तुमने मुझसे दूर रहना है या साइड में रहना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है। सो हम ये बात करते हैं एज एन एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट हायरार्की, हमारे पास स्पीकिंग ऑर्डर आता है जो कि एक सोशल हायरार्की होती है, हैन के अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और इसको एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस इस चीज़ को हम पीकिंग ऑर्डर का नाम देते हैं। पीकिंग जस्ट इतना है कि जब भी हम बात करते हैं कि बहुत सारे मुर्गे और मुर्गियाँ एक जगह पर रह रहे हैं किसी घर के अंदर, किसी फार्म हाउस के अंदर, ठीक है, तो उनमें आपस में होती है, अक्सर लड़ाई होती है। तो मेल में तो लड़ाई होती है, उसमें से जो जीत जाएगा वो उनका हेड होगा, उनका लीडर होगा, जो हार जाएंगे वो उसके सब में से वो जाएंगे, तो वो बाद में रिसोर्सेज को लेंगे, पहले हमेशा मेल ही लेगा। इसी तरह फीमेल जो है तो फीमेल भी इस तरह से, जैसे जो डोमिनेंट होगी वो पिंच करती रहेगी और रिसेसिव जो है वो साइड पे होती रहेगी, यानी कि वो अपने डोमिनेंस जो है ना वो शो करती है। तो ये जो एक ख़ास किस्म का ऑर्डर फिर वहाँ पे बन जाता है ना, कि वहाँ एक ही जगह वो रहते हैं और रिसोर्सेज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो इस रिसोर्सेज को हम पीकिंग ऑर्डर का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं कि इफ़ डिफरेंट हैंड्स अनफेमिलियर विद ईच अदर, कि बहुत सारी मुर्गियाँ हैं जो एक दूसरे के साथ रह रही हैं लेकिन वो ना एक दूसरे को नहीं जानती, यानी पहला इंटरेक्शन है, अनफेमिलियर है, सेम प्लेस पर वो इकट्ठे हो गए हैं, तो वो एक दूसरे को चेज़ करना स्टार्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को इरिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे के पीछे लगना शुरू हो जाते हैं, भागना शुरू हो जाते हैं, ताकि वो एक ऑर्डर के अंदर आ सकें। और वो जो इवेंचुअली एक ऑर्डर इस्टेब्लिश होता है जिसको हम पीकिंग ऑर्डर कह रहे हैं या पैक ऑर्डर कह रहे होते हैं, उस पैक ऑर्डर के अंदर एक होती है जिसको हम अल्फ़ा या फर्स्ट रैंक कह रहे हैं, जो कि डोमिनेंट है सबसे, ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो। इसी तरह उसको कभी भी कोई भी पैक नहीं करेगा, उसको कोई इरिटेट नहीं करेगा, उसको हर चीज़ खुद ब खुद मिल जाएगी, रिसोर्सेज खुद मिल जाएंगे। वो ख़ास एक जो है ना पैकिंग ऑर्डर के अंदर आ रही है। अल्फ़ा हैन हैज़ फर्स्ट एक्सेस टू ऑल रिसोर्सेज, यानी उसको हर चीज़ खुद ब खुद पहले ही मिल जाएगी। वो जो चीज़ मतलब बचा देगी, छोड़ देगी, फिर उसके बाद वो बीटा को, फिर गैमा को, फिर उसके बाद मतलब बाकियों को मिलेगी। सीधी सी बात है, ठीक है, कि एक ग्रुप है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग है, वो लड़ सकता है, वो डिफेंड कर सकता है, वो एग्रेसिव है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले हर चीज़ उसको मिलेगी। उसके बाद जो है तो वो जो चीज़ बचा देगा, लाइक फूड है, उसने मतलब जितना उसका था खाने का दिल था उसने खाना खा लिया, जो भी वो मतलब खुराक वगैरह खा रहे थे, और जो उसने छोड़ दिया, जो बच गया, अब वो बाकी ऑर्गेनिज्म उस पर फीड करेंगे। तो यही एक चीज़ होती है जिसको हम नाम क्या दे रहे होते हैं कि ये एक तरह से रिसोर्सेज के लिए एक्सेस होता है। तो जो सबसे टॉप पे वो अल्फ़ा हो गया, डोमिनेंट हो गया, फिर उसके नीचे बीटा, फिर उसके नीचे गैमा, इस तरह से मतलब नीचे की तरफ आते जाते हैं। तो ये जो एक ख़ास ऑर्डर है इसको हम नाम देते हैं पैकिंग ऑर्डर का, जिसको हम पीछे डोमिनेंट हायरार्की भी कह रहे थे, कि जिसमें एक डोमिनेंट है, फिर उसके बाद सब डोमिनेंट, फिर आते हैं ऑर्डिनेट, फिर सब ऑर्डिनेट, फिर रिसेसिव, सॉरी, फिर फीमेल्स आती हैं, तो इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है अल्ट्रुइज्म। अच्छा, डोमिनेंट हायरार्कीज़ जो है बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, या तो पीकिंग ऑर्डर के हवाले से वो कह सकते हैं कि पैक ऑर्डर क्या होता है, और हैन की एग्जांपल से बताएं किस तरह से हो सकता है, या वो ओवरऑल आपको शॉर्ट नोट भी दे सकते हैं कि डोमिनेंट हायरार्की पे लिखें, ठीक है। फिर अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म क्या होती है, अल्ट्रुइज्म इज़ बेसिकली अ प्रिंसिपल ऑफ लिविंग फॉर अदर्स। अल्ट्रुइज्म इज़ बेसिकली ये क्या चीज़ होती है, ये एक सेक्रीफाइस होता है। जब एक ऑर्गेनिज्म जो है, जब वो ग्रुप के अंदर रह रहा होता है ना, सोशल ग्रुप में रहता है, तो वो एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच होते हैं, तो एक दूसरे की खातिर, एक दूसरे के बका की खातिर वो मल्टीपल टाइम किसी न किसी चीज़ का सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, यानी वो अपने साथ वाले के लिए जी रहा होता है, ठीक है, वो अपने साथ वाले के लिए आसानी पैदा कर रहा होता है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं अल्ट्रुइज्म का। अल्ट्रुइज्म का लिटरली मतलब है एक ऐसा बिहेवियर जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने साथ के मेंबर के लिए किसी ख़ास चीज़ का सेक्रीफाइस करता है, ताकि उस ग्रुप की या उस सोशल रैंक की जो है ना बका हो सके, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चल सके, उनके जीन्स मेंटेन रह सकें, वो ऑर्गेनिज्म मेंटेन रह सके इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। इसमें ख़ास हम कहते हैं
It refers to any behavior that endangers an individual or reduce its reproductive success for the benefit of other। यानी खासकर हम ये खास डेफिनेशन हो जाएगी कि अल्ट्रुइज़म का वैसे तो मतलब है कि सेक्रीफाइस, लेकिन हमारा ये मतलब है कि ऑर्गेनिज़म अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को सेक्रीफाइस करता है ताकि वो जो एक ख़ास ऑर्गेनिज़म उसके साथ का है सिर्फ वही रिप्रोड्यूस कर सके, नंबर ऑफ़ जीन्स सेम रह सके, नंबर ऑफ़ जीन्स मेंटेन रह सकें, तो उनका जीन पूल फुल ऑफ जीन्स होना चाहिए, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो अल्ट्रुइज़म बेस्ट एग्जांपल इसमें हनी बीज़ की आती है। अल्ट्रुइज़म हनी बीज़ के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी फेमस भी है इस टॉपिक में, क्योंकि ये होता है कि हनी बीज़ जो होती हैं ये एक दूसरे को हेल्प आउट कर रही होती हैं रिप्रोडक्शन के हवाले से। ठीक है। हनी बी के हाइव के अंदर हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था 3 तरह के कास्ट सिस्टम पाए जाते हैं। एक होती है क्वीन, एक होती है वर्कर और एक होता है ड्रोन। ठीक है। क्वीन का काम ये है उसने जस्ट एग लेइंग एक्टिविटी करनी है, उसने एग की डेवलपमेंट करानी है। ड्रोन का ये काम है उसने फर्टिलाइजेशन करा देनी है कि जब एग ले करेगी क्वीन तो उन्होंने फर्टिलाइज़ करा देना है, तो फर्टिलाइजेशन से फर्टिलाइज्ड एग हो जाएंगे और नए ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। वर्कर का काम है कि इसने एग की डेवलपमेंट में हेल्प आउट करना है, इसने बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगी। ठीक। एनी एग कैन डेवलप इनटू वर्कर और क्वीन डिपेंडिंग अपॉन हाउ द एग इज़ हाउस्ड ऑन फेड। यानी कोई भी एग वर्कर भी बन सकता है, कोई भी एग क्वीन में भी डेवलप हो सकता है, डिपेंड करेगा कि उसको किस तरह से नरिश किया जा रहा है। और नरिश कौन करता है? नरिश करती हैं वर्कर्स। ठीक है। यहाँ तक आपने ये बात याद रखनी है कि जो हनी बी का एक सोसाइटी या कॉलोनी या हाइव होता है उसमें 3 तरह के ऑर्गेनिज़म है। क्वीन बी जिसका काम है सिर्फ एग ले करना और ये ख़ास किस्म का फिरोमोन भी रिलीज़ करती है। ठीक है। जो कि यंग वन की नरिशमेंट के लिए होता है। एक बात। दूसरी बात, ड्रोन का काम है उसने एग को फर्टिलाइज़ करना है। तीसरी बात, वर्कर का काम है कि इसने बाकी सारे काम करने हैं, चाहे नेक्टर ढूंढना है, चाहे हाइव बनाना है, हाइव को साफ़ करना है, प्रोटेक्शन करनी है, जो मर्ज़ी करना है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगी। तो बेसिकली अल्ट्रुइज़म की एग्जांपल में वो वर्कर ही है जो कि अपना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल सेक्रीफाइस करती है फॉर द पर्पस कि क्वीन बी जो है वो एग ले करे, सिर्फ क्वीन बी ही रिप्रोडक्शन करे और वर्कर्स रिप्रोडक्शन ना करें। इस एल्ट्रुइज़म और इस जो सेक्रीफाइस है ना, इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि जो जीन्स हैं, अगर लेट्स से कि हनी बी ने जो क्वीन है, ठीक है, क्वीन बी ने अगर एग ले किए हैं तो 100% जीन उस एग के अंदर था। अगर क्वीन बी ही जो है ना रिप्रोडक्शन करती रहेगी तो वही 100% जीन्स हमेशा हर जनरेशन में आगे की तरफ चलते चले जाएंगे। ठीक है। तो वर्कर इस वजह से ये सेक्रीफाइस करती है जो कि इनके सर्वाइवल के लिए, इनके कास्ट सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है। सो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वर्कर है, ये ड्रोन है और ये क्वीन बी है। अब क्वीन बी का आप साइज़ देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ी है, अच्छी खासी बड़ी होती है। ठीक है। तो क्वीन बी हमेशा अपने हाइव के अंदर ही रहती है, ये बाहर नहीं आती क्योंकि इसका वहीं पे काम होता है। जो नेक्टर ढूंढ रहे होते हैं, जो आप कहते हैं कि हनी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, शहद बना रहे हैं, जिन्होंने अपना हाइव बनाना है, सफाई करनी है, यंग वन को नरिश करना है, क्वीन को फीड करवाना है, यानी उसके लिए फूड वगैरह लेके आना है, ड्रोन को फीड करवाना है, ये सारे काम जो है इसके होते हैं, तो उसको नाम ही वर्कर का दे दिया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये भी डिप्लॉयड होती है ये भी डिप्लॉयड होती है, सिर्फ ये हैप्लॉयड होती हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम इनके कामों की तरफ आ जाते हैं। वर्कर बेसिकली हर तरह का काम करती हैं सिवाय ये कि मीटिंग नहीं करेगी और एग ले नहीं करती, यानी रिप्रोडक्शन के अलावा हर काम करती है। अब हम कहते हैं कि दे टेक अ फ्लाइट अवे फ्रॉम द हाइव टू फॉरेज फूड, यानी फूड ढूंढेंगे, नेक्टर ढूंढेंगे। इसी तरह एट द टाइम ऑफ मीटिंग ड्रोन फॉलो द बी बाय इट्स फेरोमोन ट्रेल एंड मेट इन द फ्लाइट। यानी जो ड्रोन होता है ना, बेसिकली ये कैसे हनी बी को फॉलो कर रहा होता है, यानी क्वीन को फॉलो करता है। क्वीन बेसिकली रिलीज़ करती है मेटिंग फेरोमोन, उसकी फ्रेगरेंस की वजह से जो ड्रोन है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके साथ मेटिंग करते हैं। और मेटिंग जो होती है वो ड्यूरिंग फ़्लाइट ही होती है, जिसको हम मेटिंग फ़्लाइट का नाम देते हैं। ठीक है। और आफ्टर मेटिंग जो ड्रोन है ना वो डाई कर जाता है, वो मर जाता है। उसका काम ही यही है कि उसने जस्ट जो है मीटिंग करनी है, मीटिंग करके उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। अब होगा क्या, दोज हु डू नॉट मेट हैव नो बेटर फेट बिकॉज वर्कर्स पिंच दैम। कि ज़्यादातर जो मेल होती हैं, जो ड्रोन होती हैं, वो तो मेटिंग करते हैं क्वीन बी के साथ, जो नहीं करते अब वो तो बेकार है, उनको कोई फ़ायदा ही नहीं है, उनका क्या करना है। तो जो होती है ना वर्कर बी, तो वर्कर उसको पिंच करके उसको मार के वहाँ से भगा देती है हाइव से। ठीक है। क्योंकि विंटर आने वाला है, फूड को ऑलरेडी उन्होंने गैदर करना है, फूड थोड़ा सा होगा जिस पे उन्होंने खुद भी फीड करना है, उस पे उन्होंने यंग वन को भी नरिश कराना है, क्वीन को भी नरिश कराना है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि फूड कम है तो वो एक्स्ट्रा बर्डन और एक्स्ट्रा लोगों को वहाँ से भगाते हैं।
तो वो ड्रोन जो किसी काम का नहीं होता, यानी उसने रिप्रोडक्शन नहीं करनी है, तो वो उसको वहाँ से भगा देते हैं ताकि जो एक बर्डन है फूड के ऊपर वो कम हो सके। तो जो क्वीन होती है ना, ये कंट्रोल करती है हाइव को एक ख़ास किस्म के केमिकल से, जिसको हम नाम देते हैं फेरोमोन्स का। अब फेरोमोन्स क्या होते हैं? द बी इंजेस्ट दिस केमिकल बाय लीकिंग द क्वीन एंड passes द सब्सटेंसेस अराउंड फ्रॉम वन एंड अदर एज द पास फूड। यानी क्या होता है कि जो हनी बी है ना, अपनी बॉडी के ऊपर ये जो फिरोमोन है रिलीज़ कर रही होती है। अब इस फिरोमोन को जो बाकी बीज़ होती हैं वो लिक करती हैं और ये जाके फूड जो है ना दे देती हैं उनको, जिसको हम नाम देते हैं मतलब यंग वंस को। कि लेट्स से कि हमने कहा कि ये हनी बी थी, ठीक है, इसने वो फूड जो भी था एक सब्सटेंस अपनी बॉडी के ऊपर रिलीज़ किया फिरोमोन, और उस फिरोमोन को जो वर्कर्स थी उन्होंने लिक किया। लिक करने के बाद वर्कर लिक जस्ट उसने इतने किया है कि उसने पिकअप किया, ठीक है, पिकअप करके उसने यंग वन को जो है जाके नरिश करवाना शुरू कर दिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो हनी बी होती है उसने एक ख़ास किस्म का फिरोमोन रिलीज़ किया है, जिसको नॉर्मली हायर बुक के अंदर नाम देते हैं रॉयल जेली का, ठीक है, रॉयल जेली। ये मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ कि आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि पता नहीं क्या चीज़ है। रॉयल जेली इसको नाम देते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है समझने वाली। रॉयल जेली जो होती है ना, ये वही ख़ास फेरोमोन है जो हनी क्वीन जो है ना वो अपने ऊपर रिलीज़ करेगी। क्वीन रिलीज़ करेगी, वर्कर ने इसको पिक करना है, पिक करके वो यंग वन को नरिश कराएगी। जिस यंग वन को रॉयल जेली मिल रही है वही हनी बी की क्वीन बनेगी अगली नस्ल के लिए, ठीक है। और जिनको नहीं मिल रही है तो वो वर्कर्स बनेंगे। ये आपने याद रखना है कि बहुत सारे एग्स हैं ना, बहुत सारे एग्स होने की वजह से हम कहते हैं कि वर्कर जिसको लेट्स से इसको रॉयल जेली मिल गई है, ठीक है, और बाकियों को नहीं मिली, तो रॉयल जेली मिलने की वजह से ये क्वीन बन जाएगी और बाकी सारे वर्कर में डेवलप हो जाएंगे। और कैसे डेवलप हो जाएंगे? क्योंकि इसके पास एबिलिटी है, ये रिप्रोडक्शन सही तरह से कर सकती है, बाकियों की ये एबिलिटी नहीं होगी, वो स्टीराइल ही रहेंगे, वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं हो सकेंगे, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे। तो रॉयल जेली बेसिकली ख़ास किस्म का केमिकल होता है जो कि हनी बी अपने ऊपर रिलीज़ करती है, वर्कर उसको पिक करती है और एक ख़ास किस्म के एग को जाके देती है। अब ये उसकी किस्मत नसीब की बात है कि जिस एग को वो मिल जाती है रॉयल जेली, उसके अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, वो रिप्रोडक्टिवली भी मैच्योर हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी उसके डेवलप हो जाते हैं। तो वो वाली जो होती है अगली नस्ल के लिए क्वीन बन जाती है और बाकी ये जो सारे रिमेनिंग हैं ये वर्कर बन जाएंगे, क्योंकि इनको जेली नहीं मिली है। तो ये रिप्रोडक्टिवली जो है वो नॉर्मल नहीं होते, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। फिरोमोन रेंडर द क्वीन बीज स्टेराइल, ठीक है, कि जिन रेंडर का मतलब है जिनको नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो स्टेराइल बनेंगे। वर्कर डेवलप अ हाफ डजन एंड मोर सेल फॉर द न्यू डेवलपिंग क्वींस, तो वर्कर इस तरह से जो है ना बहुत सारे एग डेवलप करवा लेते हैं। द ओल्ड क्वीन एंड अ स्वार्म ऑफ फीमेल्स एंड अ मेल ड्रोन लीव टू एस्टैब्लिश अ न्यू हाइव। अब जो नई नस्ल बनी गई है ना, जब उनको पता है कि हमने नई नस्ल को फर्निश करा रही है, जब बना लिया, तो क्या होगा, जो पुरानी वाली हनी बी है ना जिसके एग हैं, वो उसकी फ़ीमेल्स और उसका जो मेल है वो सारे वहाँ से उस हाइव को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। अब ये जो बच्चे पीछे रह गए हैं ना, इनमें से जब ये हैचिंग करेंगे तो एक क्वीन बी बन जाएगी, कुछ उसमें से जो है ना वर्कर्स हो जाएंगे, और कुछ जो होते हैं तो वो जो बिल्कुल ही फर्टिलाइज नहीं होंगे तो फिर वो क्या हो जाएंगे, ड्रोन बन जाएंगे, ठीक है, यानी मेल बन जाएंगे। ये था सारा एक फिनोमेना। तो हम ये कहते हैं द फर्स्ट क्वीन टू इमर्ज मे किल अदर क्वींस एंड रिजेंबल रूल और मे क्रिएट स्वार्म एंड लीव द एस्टैब्लिश अ न्यू हाइव। अब इसमें ये हो सकता है कि नए जो एग थे उनमें से एक जो होगी ना जो सबसे पहले इस्टेब्लिश हो गई है, अब वो पहली क्वीन है, अब उसकी मर्ज़ी है, वो चाहे तो बाकी सारे क्वीन वाले एग को जो है ना वो बिल्कुल ही आप कहते हैं डिस्ट्रॉय कर देती है। अब उसको कैसे पता चलता है कि बाकी क्वीन वाले एग हैं? क्योंकि वो साइज़ में बड़े होते हैं। अभी आपने भी देखे है ना पीछे कि जो हनी बी थी वो खुद साइज़ के अंदर क्वीन बड़ी थी और बाकी वर्कर जो हैं वो छोटे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जो एग बड़ा होगा उसको साफ पता चल जाएगा ये तो क्वीन है। अब उसकी मर्ज़ी है, वो चाहे तो क्वीन वाले एग को डिस्ट्रॉय कर सकती है और उसी हाइव के अंदर अपने उसी स्वार्म के साथ रह सकती है, या उसकी मर्ज़ी है कि वो अपने कुछ वर्कर्स को लेके अलग चली जाए। स्टीराइल फीमेल वर्क प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, वही बात है कि ये अपनी जो है ना ब्रदर और सिस्टर्स को लुक आफ्टर करते हैं, ये अपनी पूरी की पूरी जो एक हम कहते हैं कि फिनोमेना है मेटिंग का, उसको रेजिस्ट करते हैं, अल्ट्रुइज़म करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं ताकि ऐसा ना हो सके। दैट वाज अबाउट द लेक्चर। लेकिन मैं आपको अगेन एक चीज़ रिवाइज करा देती हूँ। हमने ये बात की है कि हनी बी के अंदर 3 तरह के ऑर्गेनिज़म हैं, एक को हमने क्वीन कहा, एक को हमने ड्रोन कहा और एक को हमने वर्कर कहा। ये होती है डिप्लॉयड, ये होती है डिप्लॉयड और ये होता है हैप्लॉयड। ये एग ले करती है, ये उसको मेटिंग फर्टिलाइजेशन कराता है, ये सारे काम करते हैं।
अब इसने बहुत सारे एग ले किए क्वीन ने, ठीक है। अगर जिन में से जो फर्टिलाइज़ हो जाएंगे सारे, लेट्स से कि ये वाले सारे फर्टिलाइज़ हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो डिप्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। और जो रह जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है कि हैप्लॉयड हो जाएंगे, तो इन्होंने डेवलप हो जाना है ड्रॉन के अंदर। ये बात तो क्लियर है यहाँ तक, सही है। अब आ जाते हैं इन एग्स के ऊपर जो डिप्लॉयड हैं। अब बहुत सारे एग सारे डिप्लॉयड पड़े हैं, लेकिन उसमें से ज़ाहिर सी बात है कुछ क्वीन बनानी है और कुछ वर्कर। वो कैसे बनेंगी? वो इस तरह से बनेंगी कि जो क्वीन बी होगी ना, ये अपने ऊपर रॉयल जेली को रिलीज़ करेगी, वर्कर उसको पिक करेगी और वर्कर के सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एग्स को ही जो है ना वो रॉयल जेली फीड कराएगी। जिनको रॉयल जेली मिल जाएगी वो फ्यूचर की क्वीन बन जाएंगी, और जिनको नहीं मिलेगी तो वो सारी बन जाएंगी वर्कर, ठीक है। अब इस क्वीन में से जो पहला एगलेट से कि ये वाला हैच करता है और क्वीन बन गई है, अब उसको ये पता चल गया ये तो सारे मेरे ही तरह बड़े साइज़ के हैं, इसका मतलब है कि ये भी क्वींस हैं। अब उसकी मर्ज़ी है कि वो इन सबको डिस्ट्रॉय कर दे और अपनी इन वर्कर्स के साथ उसी हाइव में रहे। ये भी हो सकता है केस 1। केस 2 ये हो सकता है कि वो अपने कुछ वर्कर्स को लेके ये जगह छोड़ के चली जाए और अपना नया हाइव बना ले। इस सारी चीज़ को हम नाम दे रहे थे अल्ट्रुइज़म का। और ये अल्ट्रुइज़म क्यों है? क्योंकि वर्कर, इस जनरेशन की भी वर्कर रिप्रोडक्शन नहीं करती, क्योंकि उसके पास जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही तरह से डेवलप नहीं हैं, ठीक है। और ये भी नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप नहीं हैं। और क्यों डेवलप नहीं है? क्योंकि इनको अपनी नरिशमेंट के वक्त रॉयल जेली नहीं मिली थी। जिनको रॉयल जेली मिलती है उनकी रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन्स हैं वो सही तरह डेवलप हो जाते हैं, वो क्वीन बन जाती है, वो फुली मैच्योर हो जाती है। और जिनको रॉयल जेली नहीं मिलती है तो वो इस तरह से आप कहते हैं कि वर्कर ही रहती है, वो बाकी काम करेगी लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। दैट वाज अबाउट द लेक्चर। अगर स्टिल आपको कन्फ्यूजन हो आप क्वेश्चन कर सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्ट्रुइज़म का और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक।